ओके, तो ये है हमारा लेक्चर 4 चैप्टर 1 का। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, कि जिसमें हमारे पास मेनली 3 है: एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस कंजर्व्ड एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो यहाँ पर पहले हम डिस्कशन करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे वर्ड है हमारे पास ऐड आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर चार्जेस को ऐड कर रहे होंगे। कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस है। अभी पॉइंट चार्जेस हमने सीखा था, तो 2 पॉइंट चार्जेस है जैसे कि Q1 एंड Q2। तो इस सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो वो ये दोनों चार्जेस को ऐड करने से हमें मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये इसका बना हुआ जो सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज हमें मिलेगा। अभी बट हमारा सिस्टम जो है उसमें सिर्फ 2 चार्जेस हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, उसमें और बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। सो अगर हमारी सिस्टम में सपोज कि n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो लाइक कि Q1 Q2 Qn तक ऐसे हमारे चार्जेस हो सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो Q1 से लेकर Qn तक सबका ऐड करेंगे। अभी हमें पता है कि चार्ज जो है वो क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड जैसे मास हमारा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, बट जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसीलिए जब हम सिस्टम ऑफ चार्ज फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे साइन को कंसीडर करना जरूरी है, लाइक कि जो हमें चार्ज दिया है उसका प्रॉपर साइन कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर किया जाए। कि जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया है जिसमें टोटल हमारे पास 5 चार्जेस है। ठीक है, एंड उसका वैल्यू जो है वो हमें 5 चार्जेस का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कि ये हमारा एक पूरा सिस्टम है एंड इसमें ये हमारे 5 चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। Q1 का वैल्यू है हमारा सपोज +1, Q2 का है +2, Q3 का है -3, Q4 का है +4 एंड Q5 का है -5। तो यहाँ पर देखो हमें सबका साइन जो है वो दिया हुआ है। साइन को कैलकुलेशन के टाइम पर ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पर चार्ज फाइंड करते हैं टोटल चार्ज, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जैसे हमें पता था कि सारे चार्जेस को ऐड करेंगे, तो Q1 से लेकर Q5 तक हमारे चार्जेस थे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, Q1 से लेकर Q5 तक सबको ऐड कर दिया। बट यहाँ पर जैसे हमने सबका साइन जो है ना वो उसके साथ रखा है, जैसे Q1 है तो यहाँ हमारा आ गया +1, Q2 के लिए भी ये -2 एंड यहाँ पर जैसे ये -3 का साइन था तो ये -3 भी हमने साथ में लिया है। तो यहाँ पर साइन को कंसीडर करना जरूरी है। अभी जैसे ये हमारा हो गया 1, यहाँ पर भी ये तो 2, बट यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है प्लस एंड ये माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। सेम वे ये वाले में भी ऐसा होगा, 5 में भी ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस। एंड जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सिस्टम का टोटल चार्ज जो आएगा वो क्या है -1। तो इसका इस प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, दैट इज कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड करना है तो वो टोटल चार्ज ये ऐसे जो सारे चार्जेस उस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे उन सब के सम के इक्वल होगा। ओके, देन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, चार्जेस कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व्ड यानी क्या कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता होगा। कि लाइक जब भी हमारा कोई भी चार्ज बॉडी है उसको हम रब करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि न्यू चार्ज जो है ना वो क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसमें कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा या तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये सेम है जैसा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, कि जैसे हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बस उसका फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सेम वे हम चार्जेस को भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एंड इजीली अगर हम बोले तो कि हमारा कोई भी प्रोसेस होगा तो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में जितना चार्ज होगा लास्ट में उतना ही होगा। ये एक्चुअल है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी स्टार्टिंग का एंड एंडिंग का चार्ज जो होता है वो सेम होगा। लेकिन जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसे अगर हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, तो एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो कहां से आए होंगे, ऑब्वियसली दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से आए होंगे।
तो एक ऑब्जेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उतने ही दूसरे ऑब्जेक्ट में से जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो होता है। अभी सपोज कि हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास सपोज बहुत सारे चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनके बीच के ये सारे ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन में क्या होगा कि जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी चार्ज जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बट वहां पर कोई नया चार्ज नहीं आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल चार्ज जो होता है हमारी आइसोलेटेड सिस्टम का वो उतना ही रहता है। देखो कि जो टोटल चार्ज है हमारे सिस्टम का इज कंजर्व्ड, वो उतना ही रहता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नीचे देखें, सपोज इसमें चार्ज कितना है 6, इसमें चार्ज कितना है 2। अभी अगर ये हमारा सपोज ये पूरा जो है ना एक सिस्टम का पार्ट है, तो इन दोनों में हमारा सपोज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सपोज कि जैसे देखो ये 6 है एंड ये 2 है, तो कितना 8 हुआ। तो यहाँ पर ये फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास चार्ज था कितना 8, यहाँ पे एंडिंग में भी चार्ज है कितना 8, यानी कि चार्ज कंजर्व रहा, वो स्टार्टिंग में जितना है एंडिंग में उतना ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, बस वो सिर्फ क्या हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सेम चीज जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये हमारा सिस्टम है, सपोज उसका चार्ज कितना है Q है, फिर हम ऐसे दो स्फीयर है इन दोनों को पास में लाते हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जो चार्ज है वो सपोज क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होकर वो क्या बन जाता है Q/2 एंड Q/2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जितना चार्ज है एंडिंग में उतना ही चार्ज रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास चार्ज कितना है Q/2, यहाँ पर भी कितना है Q/2। तो सिस्टम का अगर टोटल चार्ज देख रहा है हमें, तो टोटल चार्ज क्या होगा Q/2 प्लस Q/2। डिनोमिनेटर सेम है उसको एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर का क्या होता है प्लस, तो Q प्लस Q यानी 2Q, तो 2 कट हो गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना है Q, जो कि हमारा पहले था, यानी स्टार्टिंग में भी क्या है Q ही चार्ज है, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी वो हमारा चार्ज Q के जितना ही है, यहाँ पर Q के जितना ही चार्ज है, यहाँ पर भी हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q के जितना ही चार्ज है, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है वो हमारा क्या रहा कंजर्व्ड ही रहा, यहाँ पर कोई भी नया चार्ज नहीं आया है, बस वो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। सो कोई भी चार्ज को क्रिएट करना एंड डिस्ट्रॉय करना ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो जो पार्टिकल्स है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी पार्टिकल्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, तो नेचर में ऐसा होता है, जैसे सपोज हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है ना वो दो में अगर सपोज हो जाए तो क्या होगा, न्यूट्रॉन में एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव ऐसा बन जाएगा, लाइक एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या कि ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन भले ही लाइक यहाँ पर हमारा है, बट फिर भी टोटल अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये टोटल मतलब जितना था उसी हिसाब से रहेगा ऐसा। तो कि क्या कि जो हमारा चार्ज जो होता है ना यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो क्या कि पहले एंड बाद में चार्ज जो है वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो चार्ज होगा वो क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए पहले जितना चार्ज होगा एंडिंग में उतना ही चार्ज होगा। तो चार्ज इज कंजर्व्ड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि स्टार्टिंग में जितना चार्ज होगा एंडिंग में चार्ज उतना ही होगा, वो क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, फिर तो थर्ड है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रहता है कि जितने भी चार्जेस हमारे होते हैं वो जो चार्ज का बेसिक यूनिट है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। तो चार्ज का हमारा जो बेसिक यूनिट है उसको हम E से लिखते हैं। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए तो हमें इसके हिसाब से चार्ज फाइंड करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू NE। तो यहाँ पर ये जो n होगा हमारा वो क्या है, वो कोई भी इंटीजर नंबर होगा एंड ये E जो है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। अभी इंटीजर है यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कि वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में ही होंगे। अभी चार्ज का जो बेसिक यूनिट होता है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के चार्ज से ही होता है। लाइक कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और इसीलिए उसका चार्ज जो है वो हम -E से लिखते हैं। सेम वे प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसीलिए उसका जो चार्ज है उसको हम +E से लिखते हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो ऑलवेज क्या है इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे हमारे,
एंड यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। सी क्वांटाइजेशन सिर्फ एक ही वर्ड में अगर हम देखें तो कि इंटीजर नंबर होगा, यानी कि कहीं पर भी हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में ये चार्ज है तो वो क्या दिखाता है, क्वांटाइजेशन। अभी क्वांटाइजेशन ये वही है कि जितने भी चार्जेस होंगे ना वो सारे इंटीजर नंबर में ही होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर में तुमको चार्ज नहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ऐसे इंटीजर नंबर में ही देखने को मिलते हैं। एंड ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमें ये साइंटिस्ट वगैरह के थ्रू पता चला था। यहाँ पे ये जो है ये दोनों पे फोकस करना। एंड चार्ज का अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, एंड कूलम्ब जो है उसको हम C से लिखते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास कूलम्ब के स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रो कूलम्ब एंड मिली कूलम्ब। अभी अगर हमारे पास कोई वायर है एंड उस वायर में अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें से 1 कूलम्ब जितना चार्ज जो है वो पास हो रहा होगा। अभी हमारा जो बेसिक यूनिट है उसका वैल्यू, चार्ज का जो बेसिक यूनिट है उसका वैल्यू हमारा फिक्स होता है कि E का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको याद करना है। एंड अगर कोई भी सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो सपोज N1 है एंड प्रोटॉन के जो नंबर्स है वो सपोज N2 हो, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो हमें पता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो क्या सारे चार्जेस के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज है एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट क्वांटाइजेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमें नंबर्स भी दिए हैं कि लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा N1 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए N2 था, तो ये क्या आ गया N2E। प्रोटॉन्स है तो यहाँ पर E जो है वो पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर क्या है कि N1E इलेक्ट्रॉन था एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो उसके चार्ज को हम क्या लिखते थे, -E लिखते थे। तो यहाँ पर ये N2E आ जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी E है हमारा, यहाँ पर भी E है, E को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा N2 - N1। अभी हम लोगों ने देखा उसके हिसाब से N1 जो है वो हमारा एक इंटीजर नंबर था, सेम वे N2 जो था वो भी इंटीजर था। तो अभी N1 एंड N2 अगर दोनों ही हमारे इंटीजर्स है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर नंबर ही होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ इतना कहता है कि हमारे पास जो भी सारे चार्जेस है वो इंटीजर नंबर में ही होते हैं। ओके